दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ दरअसल हैदराबाद के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सुबह 8:50 पर हैदराबाद से तिरुपति जाएंगे। सुबह 10 बजे तिरुपति मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और शाम 6 से 8 बजे राजस्थान समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिर रात को 8:30 बजे जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री लगातार चुनावी प्रचार को धार दे रहे हैं और साउथ का खास तौर पर दौरा करते हुए मुख्यमंत्री तेलंगाना के दौरे पर हैदराबाद से तिरुपति जाने का आज कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। सबसे पहले सुबह तिरुपति में जाकर पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद राजस्थान समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बीजेपी के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सैम पित्रोदा के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई सरोकार नहीं है। पार्टी पहले ही इस मामले में उनसे खुद को अलग कर चुकी है। वो कांग्रेस का कोई उस बयान से बिल्कुल पहले ही दिन से कह दिया कि हम इससे कोई संबंध नहीं रखते, हम इसको कोई पुष्टि नहीं करते, हम इससे इत्तेफाक ही नहीं रखते हैं और वो उनका अपना निजी होगा, उससे कांग्रेस का क्या लेना देना। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना अब, इसलिए इस तरीके की बातें ला रहे हैं। किसी भी व्यक्ति ने क्या कह दिया होगा उससे कांग्रेस का क्या लेना देना। कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप बताइए कि आप 50% आरक्षण की कैप को ख़त्म करेंगे क्या। भारतीयों के रंग रूप की तुलना वाले सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने सैम पित्रोदा के साथ साथ राहुल गांधी पर भी हमला बोला है और इस बयान को देश की विविधता का अपमान बताया है। कांग्रेस की विचारधारा के मुख्य जनक और मार्गदर्शक सैम पित्रोदा साहब ने एक बार फिर एक बकवास की है। भारत के विविधता को लेकर उन्होंने बहुत ही घटिया कमेंट किए हैं और मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनकी निंदा करते हुए, कि भारत की आत्मा को समझने में आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे पित्रोदा साहब। ये भारत है जो विविधता में एकता का आनंद लेता है। हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारी बोली चाली, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा एक है, हमारी सोच है, हमारे भारत के प्रति भक्ति और निष्ठा और श्रद्धा एक है, जिसको कोई नहीं डिगा सकता और जिसको आप जैसे लोग पहचान भी नहीं सकते। मैं उनके वक्तव्य की निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी की भी निंदा करता हूं, जिन्होंने ऐसे लोगों को सर पे बिठा रखा है जो समय समय पर भारत की संस्कृति का और भारत के लोगों का अपमान करते रहते हैं। ऐसे लोगों से कांग्रेस जितना जल्दी मुक्ति पाए उतना अच्छा होगा, देश के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने आज फिर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीका के लोगों से की है और आगे कहा है कि पूर्वी भारत के लोग चाइनीज लोगों की तरह दिखते हैं और पश्चिम भारतीय अरब जैसे नजर आते हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान से आम भारतीय में आक्रोश है। मैं इसकी भत्सना करता हूं। कांग्रेस का एक फैशन बन गया है भारत और भारतीय का अपमान करना। मैं आने वाले इसी चुनाव में सभी लोगों से अपील करता हूं, इस प्रकार के भारतीय विरोधी बयान, अपमानजनक बयान का बदला इन चुनाव में देकर करारा जवाब सैम पित्रोदा और कांग्रेस को दें। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल एवं भीलवाड़ा लोकसभा का प्रत्याशी। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसको लेकर के भारत सरकार, राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा के बीच त्रिपाठी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसके चलते इस साल दिसंबर 2024 में विधानसभा पेपरलेस हो जाएगी। यह खास रिपोर्ट इस पर देखिए। हाईटेक होने जा रही है राजस्थान विधानसभा। इसको पेपरलेस बनाने का हमने निर्णय किया है। केंद्र और राज्य के बीच त्रिपाठी एमओयू साइन। एक ऐप एक नेशन, एक नीवा का एक प्रोजेक्ट है, उसको हम राजस्थान में अंगीकृत कर रहे हैं। डिजिटल फॉर्मेट में होंगे सदन के सभी काम। राजस्थान विधानसभा जल्द ही पेपरलेस हो जाएगी। दिसंबर 2024 के बाद
विधानसभा का हर काम डिजिटल होगा। इसे लेकर केंद्र, प्रदेश और राजस्थान विधानसभा के बीच त्रिपार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही से लेकर विधानसभा सचिवालय के सभी काम डिजिटल फॉर्मेट में होंगे। इस एमओयू के तहत केंद्र और राज्य सरकार के खजाने का इस्तेमाल 60 और 40 के अनुपात में किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा की बहुत गरिमा भी रही है और टेक्नोलॉजी जैसे से आ रही है, इसको पेपरलेस बनाने का हमने निर्णय किया है। उसके तहत एक ऐप एक नेशन, एक नीवा का एक प्रोजेक्ट है, उसको हम राजस्थान में अंगीकृत कर रहे हैं। उसके तहत 3 पार्टी हमने एमओयू किया है, जिसमें एक राजस्थान विधानसभा, एक केंद्र सरकार और एक हमारे नीवा, तीनों मिलकर के इस प्रोजेक्ट में लगभग 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 60-40 रेशो में केंद्र और राजस्थान सरकार का व्यय होगा। लगभग 11 करोड़ केंद्र सरकार देगी और 7 करोड़ उसमें राजस्थान सरकार का लगेगा। उसके लिए एमओयू के बाद तुरंत इस पे आचार संहिता खत्म होते ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। यानी आने वाले दिनों में राजस्थान विधानसभा हाईटेक होने वाली है। वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते विधानसभा और विधानसभा सचिवालय की कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। राजस्थान की विधानसभा को पूरी तरीके से पेपरलेस बनाने के लिए राजस्थान विधानसभा की ओर से मंजूरी दी गई है। इसके लिए बाकायदा डीपीआर को तैयार किया जा रहा है और वन नेशन वन एप्लीकेशन के माध्यम से तमाम तरह की जो विधानसभाएं हैं उन्हें एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके लिए राजस्थान विधानसभा ने भी केंद्र के साथ में एक एमओयू किया है, जिसमें 60-40 के रेशो में जो है फाइनेंस जो पैसा होगा वो यहाँ पर बजट जो है वो खर्च किया जाएगा। और जो माननीय सदस्य जो विधानसभा की पटल पर जब सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे तब उनकी टेबल्स पर अब कागज के पन्ने नहीं बल्कि वहाँ पर पूरी तरीके से एक एलईडी स्क्रीन नजर आएगी, कंप्यूटर का डेस्कटॉप नजर आएगा, जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन कामकाज कर पाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में पूरी तरीके से राजस्थान की विधानसभा ऑनलाइन नजर आएगी, जिसके माध्यम से विधानसभा की कार्रवाई और पारदर्शी तरीके से लोगों के बीच में पहुँच पाएगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस बीच कोचिंग नगरी कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मैसेज लिखकर कोचिंग छात्र लापता हो गया है। छात्र राजेन कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है। छात्र ने मैसेज छोड़ा कि मैं जा रहा हूं, नहीं पढ़ना है मुझे, 5 साल बाद लौटूंगा। विज्ञाननगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मैसेज लिख करके कोचिंग छात्र लापता हुआ है। कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है और यहाँ पर छात्र राजेंद्र कोटा में रहकर के नीट की तैयारी कर रहा और छात्र ने जो मैसेज छोड़ा उसमें उसने लिखा है, मैं जा रहा हूँ, नहीं पढ़ना है मुझे, 5 साल बाद लौटूंगा। और आयुषी, बड़ी बात यह है कि इस तरह से नोट अपने पेरेंट्स के नाम लिखकर कई इससे पहले भी कोचिंग जो छात्र हैं वो लापता हुए हैं। और एक और इसी तरह की घटना जिसमें साफ तौर पर नोट में उसने लिखा कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, 5 साल बाद लौटूंगा। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री का फर्जी पीए बनकर राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव को धमकाने वालों के खिलाफ जयपुर के सांगानेर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। और बोर्ड के एडवाइजर विजिलेंस एंड सिक्योरिटी अधिकारी भीमसेन की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। 19 और 20 अप्रैल को बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज और सचिव संजय माथुर के पास अलग अलग व्यक्तियों ने कॉल किया और खुद को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निजी सचिव बता करके भर्तियों के संबंध में आदेश देने लगे और पुलिस अब मोबाइल नंबर के आधार पर धमकी देने वालों की तलाश कर रही है। और देश विदेश में बैठे गैंगस्टर रंगदारी वसूलने के लिए कारोबारियों को इंटरनेशनल कॉलिंग के जरिए धमकियां दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें रुपयों और जमीनों के लेन देन के विवाद में भी शहर के कारोबारी भी कारोबारियों को इन गैंगस्टर से धमकियां दिलवा रहे हैं। पड़ताल के दौरान ये खुलासे हुए तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस हैरान रह गई। पैसे, प्रॉपर्टी का विवाद, गैंगस्टर्स का सहारा, अब कारोबारी ले रहे हैं गैंगस्टर्स की मदद। जेल से दुश्मन को दिलवा रहे धमकी। रोहित गोदारा गैंग विद कारोबारी गैंग।
राजधानी में पिछले दिनों एक कारोबारी को लाखों रुपए के मामले में रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा कॉल आया। इसके बाद अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपी रोहित सिंह के नाम से धमकी भरा भी कॉल आया, जिसमें कारोबारी को धमकी में बताया कि दिलीप सिंह उनका आदमी है। पिछले दिनों वेस्ट जिले में 3 से 4 ऐसे ही मामले सामने आए, जिसमें इलाके में रहने वाले कारोबारियों को जेल में बैठे लॉरेंस और रोहित गोदारा के गैंग से जुड़े हार्डकोर बदमाशों ने धमकी भरे कॉल किए, जिसमें पुलिस ने धमकी दिलाने वाले कारोबारी दिलीप तंवर को भी गिरफ्तार किया। इसमें सामने आया कि धमकी देने के बदले मिलने वाली रकम में बदमाश अपनी हिस्सेदारी पहले तय करते हैं। वैशाली नगर में जो हाल में लगभग 15 दिन पहले केस दर्ज हुआ, जिसमें दिलीप तंवर नाम का व्यक्ति, जिसका किसी के साथ में रुपयों के लेन देन का मसला था, उस व्यक्ति ने इस गैंग के लोगों का सहयोग लेकर एक्सटॉर्शन कॉल कराई, धमकी भरे कॉल के प्रयास किए। उस क्रम में एक केस रजिस्टर हुआ जिसमें दिलीप तंवर अरेस्ट हुआ। ऐसा ही राजधानी में पूर्व में भी एक मामला हो चुका है, जिसमें लेन देन के मसले पर इस गैंग से एक्सटॉर्शन थ्रेट कॉल कराए गए ताकि वो वसूली गैंग के माध्यम से कराई जा सके। डीसीपी अमित कुमार ने माना है कि अपराधी संगठित रूप में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हरमाड़ा, वैशाली नगर और चित्रकूट इलाके में कारोबारियों को जेल में बैठे बदमाशों से मिली धमकियों के खुलासों में ये बात साफ हो चुकी है। क्या ये लगातार कनेक्टेड फॉर्म में काम कर रहे हैं? तो उसका जवाब है हाँ, ये संगठित तौर पे काम कर रहे हैं। हम लोग भी संगठित तौर पे इन सब के ऊपर, इनको मदद करने वाले सारे लोगों पे सामूहिक रूप से नज़र रख रहे हैं। तो पिछले जो मैंने 3 केस आपको बताए, हरमाड़ा का केस, वैशाली नगर का केस और चित्रकूट का केस, तीनों ही केस में पुलिस ने आगे बढ़कर और वारदात को होने से पहले इनको रोका और बड़ी संख्या में इनके मुलजिमों की पुलिस ने अरेस्ट किया है। और पुलिस ने एक अच्छा कार्य इस गैंग पे अध्ययन करके इनके सारे गिरोह को बंद करने का कार्य किया। करीब 1.5 महीने पहले हरमाड़ा इलाके में एक शराब कारोबारी को मिली जान से मारने की धमकी और उसकी हत्या की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने 16 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस ने हत्या की वारदात से पहले ही गैंग को धर दबोचा। इनमें जेल में बंद बदमाश हरियाणा और यूपी से आए शूटर्स भी शामिल थे। पुलिस ने इनको कड़ी सजा दिलवाने के लिए कई धाराएं लगाई। इसमें जमानत होने में काफी मुश्किल होगी। डीसीपी अमित कुमार का कहना है कि हम सभी को चेतावनी देते हैं कि कोई भी आपसी लेन देन मामले में किसी गैंग का सहयोग लेगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हमने वैशाली नगर केस में गैंगस्टर से धमकी दिलवाने वाले दिलीप सिंह तंवर को गिरफ्तार किया और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। हम सभी लोगों को आगाह कर देना चाहते हैं कि कोई भी आपसी लेन देन के माध्यम से अगर किसी गैंग का सहयोग लेगा तो पुलिस कड़ी विधि संगत कार्रवाई करेगी और उन लोगों को उन्हीं गैंग की धाराओं में अरेस्ट करेगी। पूर्व में भी पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया था। वर्तमान में भी हमने वैशाली नगर केस में उस व्यक्ति को, दिलीप तंवर को अरेस्ट किया है। जिस तरह से व्यापारी गैंगस्टर्स की मदद ले रहे हैं, इससे पुलिस के लिए इकबाल पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ परिवहन विभाग पूरे राज्य में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की मुहिम चला रहा है और इन्हें ना लगाने वालों के खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब परिवहन विभाग जिन गाड़ियों से ड्राइविंग टेस्ट ले रहा है वो या तो जर्जर हालात में है या फिर उन सभी गाड़ियों पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट गायब है। ये तस्वीरें हैं जगतपुरा में बने ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की। यहां पर आरटीओ उन लोगों का ड्राइविंग टेस्ट लेता है जिन्हें 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों के लिए लाइसेंस लेना होता है। यहां पर बोर्ड पर भी साफ लिखा है कि अगर लाइसेंस चाहते हैं तो अपनी गाड़ी लेकर आएं, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आरोप है कि ट्रैक के बाहर सक्रिय दलाल 1000 रुपए में लाइसेंस लेने वालों को किराए पर वाहन देते हैं। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, जिन गाड़ियों को किराए पर दिया जा रहा है वो खस्ता हालत में है। इतना ही नहीं, सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी गायब है। ये जगतपुरा का ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है। आप मेरे पीछे खड़ी गाड़ियों की स्थिति देखिए। ये वो तमाम गाड़ियां हैं जिसके अंदर बैठे लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए पहुंचे हैं ताकि उन्हें लाइसेंस मिल सके। लेकिन इन गाड़ियों की नंबर प्लेट और इन गाड़ियों की अवस्था पर आप गौर करेंगे तो गाड़ियों की हालत जर्जर है। साथ ही साथ परिवहन विभाग लगातार आज इस नियम की पालना पर सख्ती बरत रहा है कि सभी गाड़ियों के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक भी गाड़ी के अंदर आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जर्जर गाड़ियों के साथ ये लोग जो है वो यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किराए पर दी जाने वाली इन गाड़ियों में कई गाड़ियां तो आउटडेटेड हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं है। एक तो जर्जर गाड़ियां, ऊपर से बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां, किराया मनमाना और विभाग की नाक के नीचे नियमों की अनदेखी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। जब न्यूज 18 ने इस बाबत आरटीओ प्रथम से बात की, उन्होंने मामले की जांच की बात कही। बीच में इस तरह की बात सामने आई थी, मीडिया के मार्फत भी आई थी और कुछ लोगों ने भी बताया था। तो इस संबंध में जब ये बात प्रकाश में आई तो आरटीओ ऑफिस से एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एक अकाउंट्स के अफसर हैं और एक आरटीओ हैं और एक इंस्पेक्टर हैं, और उस कमेटी वो जांच कर रही है कि ये विषय है, इसमें क्या कमियां हैं, और जांच रिपोर्ट आने पर जो भी उसमें कमियां होगी उसको दुरुस्त करेंगे, और वाकई में अगर इस तरह की कोई गलती है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन जर्जर और आउटडेटेड गाड़ियों में अगर किसी का टेस्ट देते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि अब आरटीओ की जांच के क्या नतीजे सामने आते हैं और कौन से अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब विभाग खुद ही नियमों की अनदेखी कर रहा है तो आम लोगों से ऐसे में क्या अपेक्षा की जा सकती है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। जब 2 इंसानों पर हमला किया तो लोगों ने कहा कि पैंथर ने आतंक मचा दिया है, लेकिन इस मामले में क्या सच्चाई है? ये न्यूज 18 राजस्थान की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हकीकत हैरान करने वाली थी। भूख प्यास ने किया बेजुबानों को हलकान। गर्मी बढ़ते ही बस्तियों में आने लगे बेजुबान। क्यों अपना घर छोड़ने के लिए वन्य जीव हुए मजबूर? मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए कौन है कसूरवार? ग्राउंड रिपोर्ट ने खोली पोल, वन विभाग में जंगल राज। जब सूरज की तीखी किरणें वनस्पतियों का सारा रस निचोड़ रही होती हैं, जब आसमान से आग बरस रही होती है और धरती जल रही होती है, तब जान पर बन आती है। इंसान तो किसी तरह अपना बचाव कर लेता है, लेकिन बेजुबानों का क्या? वन्य जीव भोजन और पानी की तलाश में आवासीय बस्तियों का रुख करना शुरू कर देते हैं और ऐसा हर साल होता है। राजधानी जयपुर में एक पैंथर इंसानी आबादी में आता है, 2 लोगों को घायल करता है। सभी लोग कहते हैं कि पैंथर ने आतंक मचा दिया, लेकिन इस मामले का ये पहलू कोई जानना नहीं चाहता कि पैंथर इंसानी आबादी में आया क्यों। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वन विभाग पैंथर को जंगल में पानी मुहैया कराने में नाकामयाब रहा है। हर साल विभाग मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए अप्रैल से मई जून के तेज गर्मी वाले मौसम में खास बजट अलॉट करता है, लेकिन धरातल पर बेजुबानों के लिए कुछ नहीं किया जाता। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर जंगल के अंदर पहुंची तो राजधानी जयपुर के ही झालाना लेपर्ड रिजर्व में बहुत से वाटर पॉइंट सूखे मिले। उम्मीद की जानी चाहिए वन विभाग संज्ञान लेगा, देखेगा कि किसकी जिम्मेदारी है, क्यों ये वाटर पॉइंट खाली है और क्यों उनकी वजह से जो जानवर हैं वो इंसानी आबादियों का भूखे प्यासे रुख कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। और फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आपको जाते जाते दिखाते हैं